अन्य जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास के पिछले एपिसोड में हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उठाए गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर सविस्तार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें वे प्रश्न उठाते हैं कि कैसे जातियां बनी और फैली। उसके ऊपर चर्चा करते वक्त वे सबसे अहम बिंदु हमारे सामने रखते हैं कि जातियां तो दरअसल मनु से पहले से ही समाज में विद्यमान थी, लेकिन उसे एक व्यवस्थित रूप देने का सारा श्रेय जो है वो मनु को जाता है। मनु ने अहम भूमिका निभाई उन्हें व्यवस्थित करने की। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए यह संभव नहीं था कि इतने लार्जर स्केल पर जातियों को फैला सके। इसके लिए गलत प्रथाओं को किस तरह ग्लोरीफाई किया गया ताकि दूसरे लोग जो हैं उसको इमिटेट करें, उसकी नकल उतारें। तो आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर जाएंगे। एक पैराग्राफ पीछे से पढ़ूंगी ताकि पिछले एपिसोड से आज के एपिसोड की कंटिन्यूटी बनी रहे। और चूंकि ये जाति का विनाश का अंतिम एपिसोड है, इसलिए एपिसोड के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 40 समाज का ये उप विभाजन बिल्कुल स्वाभाविक है, किंतु इन उप विभाजनों में अस्वाभाविक बात यह है कि उन्होंने जाति व्यवस्था का खुले दरवाजे का चरित्र खो दिया और वे आत्म सीमित इकाइयां बन गई जिन्हें जातियां कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या उन्हें अपने दायरे में सीमित रहने के लिए विवश किया गया और उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया, या उन्होंने स्वेच्छा से अपने को एक सीमित दायरे में बंद कर लिया। मेरा निवेदन है कि उत्तर द्विस्तरीय है। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए और कुछ दूसरों ने पाया कि उनके लिए वे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पहली व्याख्या मनोवैज्ञानिक है और दूसरी यांत्रिक, परंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जाति रचना की घटना की संपूर्णता से व्याख्या करने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। तो पिछला एपिसोड हमने यहां खत्म किया था और अब मैं शुरू कर रही हूं 41। मैं पहले मनोवैज्ञानिक व्याख्या को लेता हूं। इस सिलसिले में हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है, ये उप विभाजन या वर्ग, आप चाहे जो कहें, औद्योगिक, धार्मिक या अन्य, किन कारणों से आत्मसीमित या सजातीय हो गए? मेरा उत्तर है क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही थे। सजातीय विवाह अथवा बंद दायरे की नीति हिंदू समाज के लिए एक फैशन था और चूंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी, इसलिए गैर ब्राह्मण वर्गों अथवा जातियों ने भी बढ़ चढ़कर इसकी नकल की और वे सजातीय विवाह प्रथा को अपनाने लगे। तो अब अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में कौंधेगा कि क्या वाकई लोग अपनाने लगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो उसके जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कई अन्य लेखकों के साथ भारतीय संदर्भों में उसको जोड़कर अब डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। यह अनुकरण का संक्रमण है जिसने सभी उपवर्गों को विभेदीकरण की राह पर धकेल दिया और वे जातियों में बदल गए। मनुष्य में अनुकरण की इच्छा बहुत गहरे तक बैठी हुई होती है। भारत में विभिन्न जातियों की रचना की इस व्याख्या को अपर्याप्त नहीं समझा जा सकता। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वॉल्टर बागेहॉट का कहना है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अनुकरण स्वैच्छिक है या सचेतन होता है। इसके विपरीत इसका अस्तित्व दिमाग के बहुत धुंधले हिस्से में होता है, जिसकी धारणाओं से सचेतन स्तर पर उत्पन्न होने की तो बात ही क्या, उसके होने को भी महसूस नहीं किया जाता। पहले से ही विद्यमान ध्यान में होने पर भी उस समय उसका अनुभव ही नहीं होता। हमारे स्वभाव के अनुकरण मूलक हिस्से का मुख्य निवास हमारा विश्वास है और वे कारण जो हमें इसमें विश्वास करने को प्रवृत्त करते हैं या उसमें विश्वास नहीं करने को प्रवृत्त करते हैं, हमारी प्रकृति के सबसे धुंधले हिस्सों में रहते हैं। लेकिन विश्वासशीलता की अनुकरणगत प्रकृति में कोई संदेह नहीं है। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स 1915 पेज 60। तो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, इसको मैं आसान शब्दों में कहूंगी कि हम जिसे प्रेज करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तरह हम दिखना भी चाहते हैं। ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता कई बार, लेकिन हम दूसरे को इमिटेट करने लगते हैं, हर उस व्यक्ति को जिसे हम प्रेज करते हैं। अनुकरण करने की इच्छा को गैब्रियल टॉर्डे ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बताया है। उन्होंने अनुकरण की प्रवृत्ति को 3 नियमों में बांटा है। उनके 3 नियमों में से एक यह है कि नीचे वाले ऊपर की नकल करते हैं, या उन्हीं के शब्दों में अवसर मिलने पर सामंत सदा अपने नायकों, अपने राजा या अधिपति की नकल करते हैं, और उसी प्रकार आम जनता भी अवसर मिलने पर अपने सामंतों की नकल करती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जब रतन जी को अभी धमकी आई थी, तो वो जो थे खुद ही को सरकार बता रहे थे कि सरकार क्या चीज है, हम खुद ही सरकार हैं।
तो जो सरकार को इमिटेट करने की टेंडेंसी है ना, वो अनजाने में हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। लॉज ऑफ इमिटेशन अनुवाद E.C. पार्सन्स, पृष्ठ 217। अनुकरण के बारे में टार्डे का दूसरा नियम यह है कि अनुकरण की तीव्रता की मात्रा दूरी के अनुपात की विपरीत दिशा में होती है, या उन्हीं के शब्दों में, जिस चीज का सबसे ज्यादा अनुकरण किया जाता है वे सबसे समीप की चीजों में जो सबसे श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं है कि हम हर एक जिसको भी प्रेस करते हैं हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसके लिए उसका श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। वास्तव में आदर्श के उदाहरण का प्रभाव उसकी दूरी के अनुपात के उलट उसकी श्रेष्ठता के अनुपात में सीधा पड़ता है। यहां दूरी को समाज वैज्ञानिक अर्थ में लिया जाता है। कोई अजनबी भौगोलिक स्तर पर चाहे जितनी दूरी पर स्थित हो, इस दृष्टिकोण के अनुसार वह निकट है। यदि उसके साथ हमारे बहुत से दैनिक संबंध हैं और यदि उसका अनुकरण करने की प्रत्येक सुविधा हमारे पास है, सबसे नजदीक सबसे कम दूरी के अनुकरण का नियम किसी उदाहरण के जिसकी स्थापना उच्चतर सामाजिक स्तर के लोगों ने कर दी हो, प्रसार के क्रमिक और निरंतर चरित्र की व्याख्या करता है। लॉज ऑफ इमिटेशन अनुवाद E.C. पार्सन्स, पृष्ठ 225। 42। अपनी इस स्थापना को सिद्ध करने के लिए, जिसे वास्तव में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ जातियों की संरचना अनुकरण से हुई है, मुझे लगता है कि सर्वोत्तम तरीका यह पता लगाना होता है कि अनुकरण के माध्यम से जातियों की रचना के लिए महत्वपूर्ण स्थितियां हिंदू समाज में उपस्थित हैं या नहीं। ऊपर उल्लिखित अधिकारी विद्वान के अनुसार अनुकरण की स्थितियां ये हैं। पहला, जिस स्रोत का अनुकरण किया जा रहा है समूह में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और दूसरा, समूह के सदस्यों में यथेष्ट और दैनिक संबंध होना चाहिए। तो अब अपने इन दोनों पॉइंट्स को सविस्तार समझा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर भारतीय जातियों के संदर्भ में। भारतीय समाज में परिस्थितियां मौजूद थीं, इसमें कोई शक नहीं। ब्राह्मण को अर्ध ईश्वर माना जाता है और लगभग अंशावतार जैसा कहा जाता है। वह विधि नियोजित करता है और सभी को उसके अनुसार ढालता है। तो आजकल आप देखेंगे, पहले त्योहार एक ही दिन मनता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो 2-2 दिन मनने लगे हैं। लोग पूछते हैं जाकर मंदिर में पुजारी से कि पुजारी जी ये कब पड़ रहा है, तो पुजारी जी कभी कहते हैं दिन के 3 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक। तो आप आज भी कर सकते हैं, जो आज ना कर सके वो कल 12 बजे तक कर लें। तो इनका एक प्रभाव है पुजारी वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का समाज के ऊपर, इसीलिए वो समाज में श्रेष्ठ पादान पर रखे गए हैं। तो इसीलिए उनका जो अनुकरण है करना लोगों के लिए ज्यादा आसान है। उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वह आनंद तथा शुभ का मूल स्रोत होता है। क्या शास्त्रों द्वारा गौरवान्वित और पुजारियों से ग्रस्त जन समूह द्वारा पूजित ऐसा व्यक्ति विनीत मानवता पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ने में विफल हो सकता है? तो आजकल लोग जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसा पुजारी जी ने बोल दिया, 2 दिन में से किसी एक दिन अपनी सहूलियत के हिसाब से त्योहार मना लेते हैं। नवरात्रे में भी अब आ रहे हैं, तो अब आप देखिएगा अष्टमी 2 दिन की होगी, नवमी भी आजकल 2 दिन की होने लगी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप अपने आसपास से ही उदाहरण उठाकर देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि ये सब सही है तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि उसे अनंत क्यों माना जाता है। ऐसा व्यक्ति तो अनुकरण से ज्यादा का पात्र है और कम से कम उसका अनुकरण तो किया ही जाना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी बनाई हुई सीमा में सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरों को उसके पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहिए? दुर्बल मानवता, वे चाहे किसी गंभीर दार्शनिक के शरीर में हो या तुच्छ नौकरानी के शरीर में, उसे तो झुकना ही है। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अनुकरण सरल है, आविष्कार कठिन। तो यहाँ पर थोड़ा व्यंग्य भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो फॉलोअर होते हैं। अपने जाति के विनाश भाषण में 20 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर के मैच्योर थॉट्स जो है हमें पढ़ने को मिलते हैं और उसमें वे कहते हैं इस बात को कि जो विद्वान होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसका काम क्या होता है? वो आम जन से अलग हटकर सोच सकता है, वो दूर तक सोच सकता है, दूरदर्शी होता है, जो आम जनता नहीं करती। इसलिए आम जनता जो है वो फॉलोअर होती है
और ब्राह्मण वर्ग जो है अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूर तक इस चीज को देख पा रहे थे, सोच पा रहे थे, इसलिए समाज ने उनका ही अनुकरण किया। तो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ इस्तेमाल जो है वो बेईमानी के तौर पर करते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं। यहां पर सारा फर्क पैदा हो जाता है। यदि अपनी जो अच्छाइयां हैं उसको दूसरों तक भी जाने दें तो अलग बात होती है, लेकिन अपने अपने लिए सब कुछ करें तो बात अलग हो जाती है। 43 जातियों की रचना में अनुकरण प्रवृत्ति की भूमिका को दिखलाने का दूसरा तरीका है उन रीति रिवाजों के प्रति गैर ब्राह्मण वर्गों के नजरिए को समझना जो जाति के ढांचे की शैशवावस्था में उनका समर्थन करते थे और जो इतिहास के प्रभाव में हिंदू दिमाग के साथ जुड़ गए और अभी तक वही कायम हैं बिना किसी सहारे के, क्योंकि अब यह विश्वास का मामला हो गया है तथा इसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं रही, जैसे किसी तालाब में जल कुंभी। तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि शुरुआत में जो लोग जुड़े थे इस जाति व्यवस्था के साथ, अब ये जो है आस्था का प्रश्न बन गया है और आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसा होता आया है, इसलिए ऐसा ही रहेगा धर्म में। तो आस्था का जहां प्रश्न हो जाता है वहां लोगों को समझाना बहुत कठिन हो जाता है और कमेंट सेक्शन में ये देखने को भी मिलता है एक तरीके से। लेकिन सिर्फ एक तरीके से हिंदू समाज में किसी जाति की हैसियत इस तथ्य के अनुसार बदल जाती है कि उसमें सती प्रथा, आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह का चलन किस हद तक है। लेकिन इन रीति रिवाजों का पालन उस दूरी, यहां मैं इस शब्द का प्रयोग टार्डे के अर्थ में कर रहा हूं ब्रैकेट क्लोज, के अनुसार होता है जो जातियों को विभाजित करती है। जो जातियां ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा निकट हैं उन्होंने इन तीनों प्रथाओं का अनुकरण किया है और वे इसका कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे, जो जातियां ब्राह्मणों से कुछ कम निकट हैं उनमें केवल आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित हैं। जो कुछ और दूरी पर हैं उनमें केवल बालिका विवाह प्रचलित है तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग सिर्फ जाति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो राजे महाराजे हुआ करते थे वे क्षत्रिय हुआ करते थे और उनकी सभाओं में ब्राह्मणों को जो है वो विशेष स्थान दिया जाता था। तो सबसे क्लोज ब्राह्मणों के जो थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। तो उन्होंने इन तीनों प्रथाओं को जो स्त्रियों के ऊपर लागू थी, जिसमें सती प्रथा, आजीवन वैधव्य और बालिका विवाह, उसको उतनी ही कड़ाई से फॉलो किया जितनी ब्राह्मणों ने इसको बनाया है। आप फिल्मों में भी देखेंगे, चाहे पद्मावत फिल्म उठा के देख लीजिए या पृथ्वीराज चौहान उठा के देख लीजिए, अंत में हर एक का एक ही एंडिंग है कि सारी रानियां जो हैं वो कलेक्टिव जौहर कर लेती हैं। तो इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। और जो डायरेक्ट जिनका लिंक ब्राह्मणों से नहीं था, जो राज दरबार में आते जाते तो थे लेकिन उनका डायरेक्ट कंसर्न ब्राह्मण लोगों से या पुजारी वर्ग से नहीं होता था, तो उन्होंने उसको उतनी कठोरता के साथ पालन में नहीं लिया। उससे जो और ज्यादा दूर थे, जो शूद्र थे, जो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट फॉर्म में कांटेक्ट में रहते थे, उन्होंने और ज्यादा कम इसको किया। और जो अस्पृश्य रहे होंगे उन्होंने सिर्फ जातीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपना लिया। उन्होंने भी अपने अंदर जातियां पैदा कर ली। लेकिन अस्पृश्यों के बीच में, शूद्रों के बीच में बाल विवाह शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन जो विधवा था उसका विवाह होता था और सती प्रथा का चलन भी नहीं था। तो जो जितना क्लोज ब्राह्मणों के रहा उन्होंने उतनी ही कठोरता के साथ इन परंपराओं का पालन किया, कहने का यह मतलब है। मुझे कहने दें कि इस अधूरे अनुकरण का कारण आंशिक रूप से वही है जिसे टार्डे दूरी कहते हैं और आंशिक रूप से इन रीति रिवाजों का बर्बर चरित्र है। यह घटना टार्डे के नियम का संपूर्ण उदाहरण है और इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि भारत में जाति संरचना की पूरी प्रक्रिया नीचे के लोगों द्वारा ऊपर के लोगों के अनुकरण की प्रक्रिया है, इमिटेट करना। इस मोड़ पर मैं अपने एक पहले के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पीछे मुड़ता हूं जो आपको अत्यंत आकस्मिक एवं असमर्थित लगा होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन 3 प्रथाओं के बल पर ब्राह्मण वर्ग ने सबसे पहले जाति का ढांचा खड़ा किया था। तो पहले हम इस चीज को पढ़ चुके हैं और अब डॉक्टर अंबेडकर उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इस निष्कर्ष के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों में वहीं से सीखा गया है। गैर ब्राह्मण जातियों के बीच इन रिवाजों के प्रसार में साधन के रूप में, आदर्श के रूप में अनुकरण की भूमिका के बारे में
मैंने जो कहा है, यद्यपि अनुकरण करने वालों को ये एहसास नहीं, पर वे रिवाज इनमें अनुकरण के रूप में आज भी मौजूद हैं, और यदि अनुकरण है तो जरूर कोई मूल जाति होगी जो इतनी ऊंची थी कि दूसरों के लिए वे आदर्श का काम कर सके। लेकिन एक धर्माधारित समाज में ईश्वर के सेवक के सिवाय आदर्श कौन हो सकता है? तो थोड़ा व्यंग्य भी है भाषा में कि ईश्वर की पूजा करने वाले पवित्र लोग माने जाते थे, पुजारी वर्ग या ब्राह्मण वर्ग, इसलिए लोगों ने उनका अनुकरण करना शुरू किया। 44 यहां आकर उनकी कहानी का उपसंहार हो जाता है। जो इतने कमजोर थे कि अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकते थे, हमेशा डरे सहमे रहे, सबसे डरपोक रहे। हमें अभी देखना है कि जब दूसरों के विरुद्ध दरवाजे बंद कर दिए गए, तब उन्होंने खुद अपने दरवाजे क्यों बंद कर लिए। इसे मैं जातियों के निर्माण की यांत्रिक प्रक्रिया मानता हूं, क्योंकि ये अनिवार्य मूलक है। जाति की व्याख्या में दृष्टिकोण की यह पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति मेरे पूर्ववर्तियों की नजर से चूक गई। इसका कारण यह तथ्य है कि उन्होंने जाति की अवधारणा अपने आप में एक इकाई के रूप में प्रस्तुत की, जाति व्यवस्था के भीतर एक इकाई के रूप में नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर से पहले जितनों ने भी जाति को लेकर चर्चा करी, वे चाहे देशज लोग हों चाहे विदेशी लोग हों, उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया। उन सभी ने जातियों को जो है वो अलग अलग इकाई समझ के उसकी रीडिंग करी कि यदि शूद्र है तो वो एक जाति ना होकर एक अलग समुदाय है और उसमें अलग जातियां हैं, जबकि टोटलिटी में जाति व्यवस्था में 4 अलग अलग वर्ग हैं और हर एक में अपने वर्ग के हिसाब से अलग अलग स्तरों पर जातियां मौजूद हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का ये जो थीसिस था, ये ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव प्रदान करता है देखने का, लार्जर पर्सपेक्टिव में जातियों को रखकर बात करता है, उसके चारों वर्णों को एक साथ। यह चूक या दृष्टि का अभाव ही इस विषय वस्तु की यही समझ और सही व्याख्या के लिए हानिकारक साबित हुआ। मैं एक टिप्पणी के द्वारा, जिसे अपने दिमाग में लगातार रखने का आपसे आग्रह करता हूं, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह टिप्पणी यह है कि एक वचन में जाति अनुचित है। जातियों का अस्तित्व केवल बहुवचन में ही है। जाति नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा जातियां हैं। तो वह पहले भी कहते हैं कि व्यक्ति से समाज नहीं बनता, समाज जो है वो हमेशा वर्गों से बनता है। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। अपने को एक जाति में बदलने के बाद ब्राह्मणों ने इसके द्वारा गैर ब्राह्मण जातियों की रचना की, अथवा अपने तरीके से कहूं तो अपने आप को एक दायरे में सीमित कर लेने के बाद उन्होंने दूसरों को अपने दायरे से बाहर कर दिया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप से देखें, जहां समूहों का नामकरण उन धर्मों के आधार पर हुआ है जिसमें उनकी आस्था है, अर्थात हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में जातियां हैं। तो जाति का विनाश में वे पहले ही इस चीज बाद में वे एक्सप्लेन करते हैं 20 साल बाद कि इस बात का मतलब क्या है कि जब हम किसी को बोलते हैं, पूछते हैं कि वह किस धर्म का है, तो यदि कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं या मैं सिख हूं, तो हम उसके आगे उसकी जाति के बारे में चर्चा नहीं करते। हमारे लिए उसका मुस्लिम होना काफी हो जाता है और एक व्यक्ति का सिख होना ही काफी हो जाता है। लेकिन इनके अंदर भी व्यवहार में जातियां हैं, जैसे कोई शेख है, पठान है, पसमंदा मुसलमान है, तो ये लोग आपस में रोटी बेटी का व्यवहार शायद नहीं रखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जाति का विनाश जहां तक पड़ा मैं यही समझ सकी। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अप्रत्यक्षतः अपने आप बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से भी वे आपस में एक अलग समुदाय बन जाएंगे। प्रतीकात्मक तौर पर यदि समूह क सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से समूह ख को भी विवश होकर अपने को ही सिमट कर रह जाना होगा। तो बहुत अच्छी तरीके से वो इस चीज को समझा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं अपनी पूरी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं या नहीं, ये तो कमेंट सेक्शन में ही आप कमेंट के जरिए बता सकेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 45 अब यही तर्क आप हिंदू समाज पर लागू करें तो आपको जाति के विभाजनकारी चरित्र के बारे में एक और व्याख्या मिलेगी, जो अपने को दोहराने की प्रवृत्ति जो इसमें अंतर्निहित है का परिणाम है। किसी भी नई बात को जाति द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना कम है, जो उसकी नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आचरण संहिता को गंभीरता से चोट पहुंचाती है।
किसी जाति के ऐसे अवज्ञाकारी सदस्यों के सामने जाति से बाहर कर दिए जाने का खतरा मौजूद हो जाता है। ऐसे सदस्यों के सामने यह विकल्प भी नहीं रहता कि कोई अन्य जाति उन्हें ग्रहण कर लेगी या अपने में समाहित कर लेगी। जाति के नियम निष्ठुर हैं और अपराधों के बीच बारीक अंतर करने का धैर्य उनमें नहीं होता। सोचने का एक नया तरीका एक नई जाति की सृष्टि कर देगा, क्योंकि पहले से चली आ रही जातियां उसे सहन नहीं कर सकती। अनिष्टकारी चिंतकों का हश्र, जिन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा गुरु कहा जाता है, वही होता है जो अवैध प्रेमियों में पापियों का होता है। गुरु एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में एक नई जाति की सृष्टि करता है और अवैध प्रेमी एक मिश्रित जाति की। अब आगे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में मैं व्याख्या करूंगी। जातियों को ऐसे पापी से कोई सहानुभूति नहीं होती जो उसकी संहिता का उल्लंघन करने का साहस रखता है। इसका दंड है जाति से बहिष्कार और नतीजा है एक नई जाति का जन्म। तो जो लोग भी लीक से हटकर चले, जिन्होंने विरोध करने की कोशिश करी, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो इस तरीके से एक अलग समुदाय बनने शुरू हुए, जातियों में भी उपजातियां बननी शुरू हुई। ये कहने का मतलब है जो भी जाति से निष्कासित किए गए, निकाल दिए गए, वो सभी लाइक माइंड्स जो हैं वो एक साथ एकजुट हुए और उन्होंने एक नया वर्ग ही इजाद कर लिया। तो इस तरीके से शायद जातियों में उपजातियों का चलन बड़ा होगा। लेकिन यह कोई विशिष्ट हिंदू मनोविज्ञान नहीं है जो जाति से बहिष्कृत लोगों को एक नई जाति बनाने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अक्सर होता यह है कि वे किसी जाति विद इन ब्रैकेट जो प्राथमिकता की दृष्टि से उच्चतर हो का विनीत सदस्य बनने के काफी इच्छुक रहते हैं, बशर्ते उनमें कोई किसी तरह इनका प्रवेश हो जाए। लेकिन जातियां बंद दायरे वाली इकाइयां होती हैं और पूरी सजगता के साथ तथा बिना किसी अपराध ग्रंथि के साथ उनका षड्यंत्र होता है और जाति से बहिष्कृत लोग अपनी अलग जाति बना लें। तो जो भी कोई बहिष्कृत करता है, जो जाति से बाहर होता है, वो अपनी जाति से तो बाहर होता ही है, साथ साथ दूसरी जातियां भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो इस तरीके से जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता एक अलग वर्ग समूह तैयार करने के सिवा। इस जिद्दी परिस्थिति का तर्क बहुत ही निर्मम है और उसकी शक्ति का यह नतीजा होता है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह अपने आप को एक दायरे में बंद कर लेते हैं। अपने दायरे को बंद कर लेने की प्रक्रिया में दूसरों ने भी अपने को बंद कर लिया होता है। इसका नतीजा यह होता है कि नए समुदाय विद इन ब्रैकेट जो जाति नियमों को चोट पहुंचाने के कारण बन जाते हैं, यांत्रिक रूप से आश्चर्यजनक बहुलता के साथ लगातार जातियों में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ये रही भारत में जाति रचना की प्रक्रिया की दूसरी कहानी। तो इस तरीके से जो है जातियों में भी उपजातियां जो है बनती चली गई होंगी। इसका फैलाव कोई अचानक नहीं हुआ, इसके लिए कई वर्षों का समय लगा होगा। 46 अब मैं अपनी स्थापना के मुख्य बिंदुओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे विचार से जाति के अध्ययनकर्ताओं ने कई गलतियां की हैं जिसके कारण उनका अनुसंधान गलत दिशा में मुड़ गया है। जाति के यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं ने जाति व्यवस्था में त्वचा के रंग की भूमिका पर जोर दिया है जो ठीक नहीं है। चूंकि वे स्वयं रंग भेद का शिकार हैं, उन्होंने बहुत जल्द कल्पना कर ली कि ये जाति समस्या का प्रमुख कारण है। तो जाति व्यवस्था को उन्होंने एक अपार्थाइड की तरीके से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोप में उस वक्त भी अपार्थाइड या रंगभेद नीति के खिलाफ बहुत पुरजोर आंदोलन चल रहे थे। तो जाति व्यवस्था को भी उन्होंने, विदेशियों ने इसी तरीके से समझ लिया जो सही नहीं था। लेकिन कुछ भी सत्य से दूर नहीं हो सकता और डॉक्टर केतकर सही कहते हैं जब वे इस बात पर जोर देते हैं कि सभी राजा, चाहे वे तथाकथित आर्य नस्ल के हों या द्रविड़ नस्ल के आर्य थे, जब तक विदेशी यहां नहीं आए थे और उन्होंने दोनों में अंतर करना स्वीकार नहीं किया था, कोई कबीला या परिवार आर्य या द्रविड़ है, इस प्रश्न से भारत के लोग परेशान नहीं होते थे। तो एक कमेंट भी था कि हु आर शूद्रास, उसमें उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं कभी द्रविड़ों को भी आर्य कह देते हैं। तो ये सब कुछ जो है इतिहास में घालमेल करके लिखा गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने उनको अलग अलग किया है। वे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इसकी बारे में स्टडी नहीं की गई, इतिहास को कुरेदा नहीं गया, तब तक सब लोग को एक ही आर्य की नस्ल में रख दिया गया। और ये भी ऐतिहासिक बेईमानी होगी विचारों के साथ
कि जानबूझकर घालमेल करने के लिए, दूसरे समुदायों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने में मिला लेने के लिए ये इतिहास से घालमेल किया गया होगा। और जब ठीक से इसकी थॉरो स्टडी होनी शुरू हुई तो तब पता चला कि द्रविड़ जो है वो आर्यों से अलग हैं। शुरू में सबको आर्य कहकर संबोधित कर दिया गया होगा जानबूझकर, ताकि द्रविड़ों को भी अपने अंदर शामिल किया जा सके। तो एक बार फिर से सुनिए, डॉक्टर केतकर सही कहते हैं जब वे इस बात पर जोर देते हैं कि सभी राजा, चाहे वे तथाकथित आर्य नस्ल के हों या द्रविड़ नस्ल के, आर्य थे। जब तक विदेशी यहां नहीं आए और उन्होंने दोनों में अंतर करना स्वीकार नहीं किया, कोई कबीला या परिवार आर्य है या द्रविड़, तो ये भी विदेशियों ने क्या, ब्राह्मणों ने यहां पर इस बात को भी बहुत बढ़िया तरीके से धर्म का जामा पहनाकर ढक दिया, द्रविड़ों को भी आर्य नस्ल का बता दिया। जब तक विदेशी यहां नहीं आए थे, दोनों में अंतर करना स्वीकार नहीं किया गया, कोई कबीला या परिवार आर्य है द्रविड़, इस प्रश्न से भारत के लोग परेशान नहीं होते थे। त्वचा का रंग बहुत पहले ही महत्वहीन हो चुका था। हिस्ट्री ऑफ कास्ट पृष्ठ 82। पुनः उन्होंने मात्र वर्णन को व्याख्या समझने की भूल की है और उस पर इस तरह लड़े झगड़े हैं जैसे वे जाति उत्पत्ति के सिद्धांत हों। निश्चय ही व्यवसाय और धर्म पर आधारित जातियां हैं, पर उनमें जाति के प्रारंभ की कोई व्याख्या हासिल नहीं होती। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक आधार पर जातियां क्यों हैं, लेकिन यह सवाल कभी पूछा ही नहीं गया। अंत में उन्होंने जाति को बहुत हल्के ढंग से लिया, जैसे एक फूंक से जातियां उठ खड़ी हुई हों। इसके विपरीत, जैसा मैंने स्पष्ट किया है, जाति को बनाए रखना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें जो कठिनाइयां निहित हैं वह अति वृहत हैं। ये सही है कि जाति विश्वास पर आधारित है, लेकिन विश्वास किसी संस्था की नींव बन जाए इसके पहले आवश्यक है कि उस संस्था को लगातार बनाए रखा जाए और निरंतर मजबूत किया जाए। जाति व्यवस्था से संबंध में मेरे अध्ययन में 4 पक्ष हैं। पहला, हिंदू जनसंख्या के सामासिक रूप के बावजूद इसमें गहरी सांस्कृतिक एकता है। दूसरा, जातियां एक विराट सांस्कृतिक इकाई का टुकड़ों में विभाजन है। तीसरा, शुरू में केवल एक ही जाति थी। और चौथा, अनुकरण और बहिष्कार के कारण जातियां बन गईं। तो इन सभी पॉइंट्स को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी थीसिस में और आगे जाकर 20 साल बाद जाति के विनाश में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। हमने जाति का विनाश पहले पढ़ लिया और 20 साल पहले लिखा गया जो उनका थीसिस था वो हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये सोचकर कि पहले तो जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर कुछ और कह रहे थे और अब इस थीसिस में कुछ और कह रहे हैं। थीसिस जाति का विनाश से 20 साल पहले लिखी गई थी, इसे उसी नजरिए से समझें। और जाति का विनाश जो है वो 20 साल बाद लिखी गई थी, इसलिए ये सारे ही पॉइंट्स को उन्होंने जाति का विनाश में सविस्तार लिखा है, उसके ऊपर चर्चा की है। 47, आज भारत में जाति समस्या में विशेष दिलचस्पी पैदा हो गई है, क्योंकि इस अप्राकृतिक संस्था से छुटकारा पाने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। तो लगातार जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, जिन विद्वानों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने इसके ऊपर चर्चा करी, और जैसे जैसे अंग्रेजों के होने की वजह से शूद्रों या अस्पृश्यों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने अंग्रेजों द्वारा या दूसरे इंटेलेक्चुअल्स द्वारा इन चीज़ों को पढ़ा और उनके अंदर ये इससे छुटकारा पाने की छटपटाहट पैदा होने लगी। सुधार के इन प्रयत्नों से जाति की उत्पत्ति के बारे में बहुत विवाद पैदा हो गया है कि जाति का जन्म कैसे सर्वोच्च सत्ता के आदेश से हुआ या मानव समाज के इतिहास में कुछ खास परिस्थितियों के अंतर्गत यह एक अचेतन घटना है। धीरे धीरे कैसे जातियां बनती चली गईं, लोगों को पता भी नहीं चल पाया। जो बहिष्कृत लोग होते थे, एक समुदाय ने अपने ही जात के अंदर विवाह करना शुरू किया तो दूसरे ने भी उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति बाद के पक्षधर हैं, मुझे आशा है कि उन्हें इस प्रबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से विचार की सामग्री मिलेगी। इसके व्यावहारिक महत्व के अलावा जाति का विषय एक बहुत ही व्यापक समस्या है और इसका सैद्धांतिक आधार भूमि के बारे में मेरे भीतर जो दिलचस्पी पैदा हुई है उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपके सामने अपने कुछ निष्कर्ष रखूं जिसकी बुनियाद मुझे ठोस लगती है और वह आधार भी हैं।
जिसके द्वारा उसका समर्थन किया जा सकता है। मैं इतना हठधर्मी भी नहीं हूं कि ये सोच लूं कि इस संबंध में मैंने एक तरीके से अंतिम बात कह दी है या ये इस विषय पर चर्चा में एक योगदान से ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी को गलत दिशा में धकेल दिया गया है और इस आलेख का प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान की सही राह की ओर संकेत करना है, ताकि एक ऐसा सत्य पाया जा सके जो कुछ काम का हो। हमें इस विषय के विश्लेषण का पूर्वाग्रह के प्रति सावधान रहना है। विज्ञान में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि चीजों का फैसला वस्तुपरक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, मतलब फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर होना चाहिए, खाली कोरी आस्था ना हो। जहां तक मेरा सवाल है, यदि मेरी विचारधारा को रचनात्मक तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी एक ऐसे विषय पर जिसके तमाम विद्वान पूर्ण अनुसंधानों के बावजूद हमेशा विवादग्रस्त रहने की संभावना है, तार्किक असहमति से। अंत में, हालांकि मेरी महत्वाकांक्षा है कि जाति का एक सिद्धांत प्रतिपादित करूं, लेकिन अगर ये सिद्ध किया जा सके कि यह आधारहीन है तो इसका परित्याग करने का मैं उतना ही इच्छुक हूं। तो ये था पूरा उनका थीसिस जो जाति का विनाश भाषण का लिखने का सबब बना। तो यहां पर जाति का विनाश पुस्तक खत्म हो गई है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं और लगातार कमेंट सेक्शन में भी उल जलूल बातें होती रही हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भी, और इससे पता चलता है कि लोगों के दिमाग में आज भी जो है वो हिंदू मुसलमान दलित शूद्र बैठा हुआ है बहुत गहरे तक, और वे इससे निजात पाना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, सवर्ण लोग ही हैं। बहुत से शूद्र दलित भी उल जलूल कमेंट्स करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने माइंड को नर्चर कर चुके हैं इसी व्यवस्था में बने रहने के लिए। तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे, लेकिन अगली पुस्तक मैं ऐसी लूंगी जो आरएसएस की इनसाइड स्टोरी आपको बताएगी। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को अपने घर की महिलाओं को सुनाना ना भूलें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।